नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 3 अप्रैल 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये डिटेल वीडियो होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज हम लोग एचआईवी के बारे में और एआरटी जो उसका इलाज है, जिसको कब शुरू किया गया था, तो 1 अप्रैल को ही शुरू किया गया था, ईस्वी में बताऊँगा आपको, उसको डिस्कस करने वाले हैं। अप्रैल महीने का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल में से एक होगा ये। आगे का भी आर्टिकल जो होंगे वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन इसको समझेंगे हम लोग। साथ में ही देखिए आज का हेडलाइन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ईडी है उसके बारे में बोला है कि ईडी के पास में ये शक्तियाँ स्पष्ट रूप से हासिल है कि अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन है तो किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है। दरअसल में केस क्या है, तो तमिलनाडु का कुछ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं जिनको ईडी ने समन भेजा था, लेकिन वो प्रस्तुत नहीं हो रहे थे ईडी के सामने। तो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को फैसला दिया कि अगर आपको ईडी समन करती है तो आपको पेश होना अनिवार्य है। उसके पास अगर इस तरह का कोई और इन्फॉर्मेशन है, उसके पास में स्पष्ट शक्ति है, शक्तियों का स्पष्ट किया हुआ है, अगर ईडी के पास में इन्फॉर्मेशन है तो आपको समन कर सकती है और आपको उपस्थित होना ही पड़ेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कलेक्टर जो है अलग अलग उनको डांट भी लगाई है कि आपको इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, जो लॉ है उसका पालन करना चाहिए। इसको हम लोग डिटेल में ईडी को भी समझेंगे आज। ईडी के बारे में आपने 2014 से पहले शायद नहीं सुना होगा, या डिमोनेटाइजेशन से पहले तो हो सकता है शायद नहीं सुना हो, लेकिन 2016 के पश्चात ये जो बॉडी है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल देखिए क्या है। देखिए क्या है आर्टिकल कि एचआईवी एड्स उपचार में एआरटी की भूमिका। एआरटी के बारे में हम लोग डिटेल में तो समझेंगे ही, लेकिन दरअसल में है क्यों चर्चा में ये। 1 अप्रैल को भारत में एचआईवी एड्स महामारी पर प्रतिक्रिया के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 2004 को एआरटी को पहली बार भारत में लाया गया था। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहा जाता है इसको, शुरुआत की गई थी, जो एचआईवी एड्स के विरुद्ध संघर्ष में एक सफल और महत्वपूर्ण हस्तक्षेप साबित हुआ है। इसीलिए एआरटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है एचआईवी एड्स के इलाज में। एचआईवी के बारे में समझेंगे हम लोग, ये किससे होता है, तो ये वायरस से होता है। विषाणु जनित या वायरस संक्रमण है जो प्रतिरक्षा प्रणाली, जो आपका इम्यून सिस्टम है शरीर का, हर मानव का होता है, उसको लगभग में ख़त्म कर देता है या कमज़ोर कर देता है। विशेष रूप से संक्रमण से लड़ने में प्रतिरक्षा प्रणाली की मदद करने वाली CD4 कोशिकाओं पर हमला करता है और अनुपचारित छोड़ दिए जाने पर एचआईवी शरीर में CD4 कोशिकाओं की संख्या को कम कर देता है, जिससे व्यक्ति के संक्रमित होने या उसमें संक्रमण संबंधी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। आपके शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। एचआईवी की एक और ख़राबी है क्या, अगर आज आप इन्फेक्ट होते हैं किसी चीज़ से तो अगले 5 से 6 वर्षों तक आपको पता भी नहीं चलेगा। नॉर्मल व्यक्तियों जैसे आप बिहेव करेंगे, उसके पश्चात कुछ वर्षों में आदमी को ख़त्म कर देता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खराबी है कि तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता है शरीर में, धीरे 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 करके आपके शरीर को अंदर से कमज़ोर कर देगा। अगला देखिए क्या, अगला है कि एड्स वस्तुतः एचआईवी संक्रमण का अंतिम चरण है, जब प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है और संक्रमण से लड़ सकने में अक्षम हो जाती है। एड्स जो आप सुनते हैं, एचआईवी के बाद एड्स आता है। एड्स जो होता है ये सबसे अंत का स्टेज है एचआईवी से पीड़ित व्यक्तियों का, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाती है। एचआईवी एड्स के कारण क्या होते हैं, कारण आपको पता ही होगा। शारीरिक तरल पदार्थ जैसे रक्त, वीर्य, योनि तरल पदार्थ, मलाशय तरल पदार्थ, स्तन के दूध संपर्क से ये फैलता है। इसीलिए कई बार जो माता पिता संक्रमित होते हैं उनसे पैदा होने वाले बच्चों में भी ये संक्रमण फैल सकता है। यह यौन संपर्क, सुई या सिरिंज साझा करने से अथवा बच्चों के जन्म या स्तनपान के दौरान माता से बच्चों में फैल सकता है। रक्त आदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से भी इसके फैलने का खतरा दुर्लभ रूप से पाया गया है कि ऐसा हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी है और उसने कोई अंग दान किया या रक्त दान किया है, तो उसको भी, जिसको ये रक्त चढ़ाया जाता है या जिसको अंग दिया जाता है, वो 100% संक्रमित हो जाता है। ओके, इसके लक्षण क्या होते हैं। एक्यूट एचआईवी संक्रमण बहुत ही सामान्य से लक्षण होते हैं। फ्लू जैसे हो सकते हैं, जैसे बुखार आना, लिम्फ नोड्स का सूजन, गले में खराश, दाने चकते, मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द, ये सब इसके लक्षण होते हैं। नैदानिक अव्यक्त संक्रमण यानी कि क्लिनिकल लेटेंट इन्फेक्शन का क्या होता है, ऐसे मामलों में एचआईवी सक्रिय होता है लेकिन अत्यंत निम्न स्तर पर प्रजनन करता है। पीड़ितों में लक्षणों का अभाव होता है या हल्के लक्षण प्रकट होते हैं। यही मैंने आपको समझाया शुरुआत में कि ये काफ़ी लंबे अरसे तक, कई बार तो 5-5 साल तक शरीर में रहता है लेकिन पता नहीं चल पाता। उसके पश्चात ये गंभीर रूप धारण कर लेता है। एड्स के लक्षण गंभीर होते हैं। इनमें तेजी से वजन कम होना, बार बार बुखार आना, रात में अत्यधिक पसीना आना, अत्यधिक अस्पष्ट कारण से थकान महसूस करना, लिम्फ ग्रंथियों यानी कि कांख, कमर या गर्दन के लंबे समय तक सूजन, ये कुछ इसके छोटे मोटे लक्षण होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें और भी किसी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं या सामान्य सर्दी बुखार के भी लक्षण हो सकते हैं। ओके,
अगला देखिए, लंबे समय तक सूजन, 1 सप्ताह से अधिक समय तक रहने वाले दस्त, छाले, ये सब जो निमोनिया, त्वचा, ये सब क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। HIV एड्स का निदान क्या होता है, तो डायग्नोसिस HIV एंटीबॉडी एंटीजन परीक्षण। ये परीक्षण वायरस द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी या एंटीजन का पता लगाते हैं और आमतौर पर रक्त या लार पर किए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड परीक्षण, ये कुछ परीक्षण के तकनीक हैं, मतलब कि पता कैसे लगाया जाता है। जैसे एक बार BPSC ने पूछ लिया था टाइफाइड को किस प्रकार से पता लगाया जाता है, एक बार पूछ लिया था TB के बारे में, तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि किन माध्यमों के द्वारा HIV एड्स को पता लगाया जाता है। ये परीक्षण स्वयं वायरस की तलाश करते हैं और एंटीबॉडी परीक्षणों की तुलना में पहले HIV संक्रमण का पता लगाते हैं। इसके पश्चात उपचार और प्रबंधन को समझते हैं, जिसमें हम लोगों को ART को समझना है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART में प्रतिदिन HIV दवाओं का एक संयोजन ग्रहण करना शामिल है। ART HIV का इलाज नहीं कर सकती है, लेकिन यह वायरस को नियंत्रित कर सकती है। यही स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि क्या क्योर कर सकती है ART किसी भी व्यक्ति को? क्योर नहीं कर सकती है, बल्कि उस वायरस पर नियंत्रण हासिल कर सकती है और इससे व्यक्ति काफ़ी लंबे अरसे तक जीवित रह सकता है, जिससे HIV पीड़ित लोग लंबे समय तक और अपेक्षाकृत स्वस्थ जीवन जी सकते हैं तथा वायरस को दूसरों तक प्रसारित करने का जोखिम को कम किया जा सकता है। क्या बताया मैंने, ART क्या क्योर कर सकती है किसी को भी? बिल्कुल ठीक कर सकती है नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन, और वायरस जो है वो फैलने से भी थोड़ा सा रुक जाता है, व्यक्ति स्वस्थ जीवन लंबे समय तक जी सकता है इस थेरेपी के थ्रू। ओके, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस PrEP उन लोगों के लिए एक दैनिक गोली है जिन्हें HIV नहीं है लेकिन इसका जोखिम रखते हैं। इसे नियमित रूप से लेने से HIV संक्रमण का खतरा कम हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी के परिवार के किसी सदस्य में हो और उसके ऊपर खतरा हो कि उसको भी हो सकता है, तो नियमित रूप से ये गोली वो ले सकता है जिससे उसको ये संक्रमण न हो। क्या उपचार इसका संभव हो पाया आज तक? उपचार इसका संभव नहीं हो पाया है। साइंस एंड टेक में बीमारियाँ जो होती हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, PT मेंस दोनों के रिगार्डिंग। मेंस में भी पूछा जा सकता है, PT में आपसे स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक थोड़ा सा पढ़िए ताकि अब अगर आपसे पूछा जाता है तो आप वहाँ पर कर सकें। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी अब क्या होता है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी HIV एड्स जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV के कारण होने वाले दीर्घकालिक या क्रोनिक वायरस संक्रमण है के प्रबंधन के लिए एक आधारशिला उपचार है, जिसमें क्या होता है ना, बहुत सारे दवाओं का, बहुत सारे थेरेपी का एक क्या होता है, संयोजन होता है, जो रेगुलर जब उस मरीज को दिया जाता है तो वो जो मरीज है वो थोड़ा सा लंबा समय तक जी सकता है। इस थेरेपी का उद्देश्य शरीर में HIV की प्रतिक्रिया यानी कि रेप्लिकेशन आपने पढ़ा है, DNA का रेप्लिकेशन पढ़ा है आपने, जो आप सेल थ्योरी पढ़ते हैं, बायोलॉजी का बेसिक टॉपिक ही है सेल थ्योरी, तो वहीं पर DNA वगैरह के बारे में भी पढ़ते हैं आप, तो वहीं पर रेप्लिकेशन आपको पढ़ाया जाता है। रेप्लिकेशन को दबाना है, मतलब कि इसको फैलने से रोकना है, इसको अपनी प्रतिलिपि बनाने से रोकना है, सामान्य भाषा में समझिएगा। इस प्रकार वायरल लोड को कम करना, प्रतिरक्षा कार्य को संरक्षित करना, HIV एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में थोड़ा सा सुधार लाना मुख्य उद्देश्य ART थेरेपी का यही होता है। 1 अप्रैल 2004 को पहली बार इसको शुरू किया गया था भारत में, और इसीलिए इसको अभी जो आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस में छप के आया था। अगला देखिए क्या है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की कार्यप्रणाली क्या होती है? एंटी रेट्रोवायरल दवाएं HIV प्रतिक्रिया चक्र के विभिन्न चरणों को लक्षित करती है, कोशिकाओं में वायरल प्रवेश को रोकती है, DNA में वायरल RNA का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करती है, मेजबान जीनोम वायरल जो DNA होता है उसका एकीकरण करती है, वायरल असेंबली एवं रिलीज को रोकती है, जिससे क्या होता है, ये जो वायरस है ये अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं फैला पाता, शरीर में उपस्थित रहता है, वो आदमी किसी को संक्रमित भी कर सकता है, लेकिन वो एक स्वस्थ जीवन जिसमें वो बीमार कम पड़े इस तरह का जीवन जी सकता है। नहीं तो आमतौर पर जो HIV पीड़ित होते हैं उनको अगर एक छोटी सी सर्दी भी हो जाए तो वो उससे निवारण उनको नहीं मिल पाता है, वो ठीक नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम तो है ही नहीं शरीर में, वो ख़राब हो चुका होता है लगभग में। ठीक है, इन प्रक्रियाओं को बाधित करके ART वायरल प्रतिक्रिया को दबा देता है और शरीर में वायरल लोड को कम कर देता है, उस वायरस को थोड़ा सा निष्प्रभावी बना देता है। अगला है कि जो ART मैंने आपको बताया कि संयोजन होता है अलग अलग दवाओं का, अलग अलग तकनीकों का, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। अगर आपको ये समझ में ना आए तो इसको केवल याद करके भी रख लीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ART में निम्न में से किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, अगर बहुत कठिन सवाल बनाना होगा तो इस तरह की चीज़ें पूछेगा, तो वहाँ पर आप इसको कम से कम कर सकें। ओके।
देखिए क्या है कि इसमें आमतौर पर न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड अवरोधक शामिल होता है। ये दवाएं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं, जिससे वायरल आरएनए के डीएनए में परिवर्तन को रोका जा सके। दूसरा होता है गैर न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड अवरोधक। इसमें क्या होता है, NNRTIS HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम की गतिविधि को बांधते हैं और रोकते हैं, जिससे वायरल प्रतिकृति अवरुद्ध हो जाती है। हमारा मोटिव क्या होगा, अलग अलग दवाओं के संयोजन के माध्यम से कि ये जो HIV वायरस है, ये जो इंसान के शरीर के इम्यून सिस्टम को ख़राब कर रहा है, उसको बढ़ने से रोकना, उसको प्रसारित होने से रोकना। उसी के लिए अलग अलग दवाओं का संयोजन तैयार करके एक ART थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और 1986 का दौर था, 80 के दशक और 90 का दशक जो था, वो HIV के संक्रमण को लेकर पूरे दुनिया भर में एक महामारी के जैसे में था, जिसमें ये भी बताया गया था भारत की 0.4% आबादी जो है इसके लपेटे में आ सकती है। लेकिन भारत सरकार के जागरूकता कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, प्रचारों के माध्यम से, स्कूल कॉलेजों के माध्यम से, जिसने इस चीज़ को बढ़ने से रोक दिया कहीं ना कहीं। तो उसी में अलग अलग दवाओं का संयोजन तैयार किया गया था, जिसको सबसे पहले US ने इसको अनुमति दी थी। उसके पश्चात ये पूरे दुनिया भर में इस चीज़ को अपनाया गया। भारत में 2004 में इसको अपनाया गया था। अगला है कि प्रोटीएज अवरोधक PIS HIV प्रोटीजन एंजाइम की गतिविधि को अवरुद्ध करते हैं। वायरल पॉलीप्रोटीन के क्लीवेज एवं संक्रमण वायरल को कणों की परिपक्वता को रोकते हैं। इसके उदाहरण में रिटोनाविर या एटाजानाविर, और इस सबको याद नहीं रखना है आपको, ये दवाओं के नाम हैं जिनका उपयोग किया जाता है। ओके, अगला है इंटीग्रेटेड स्टैंड ट्रांसफर अवरोधक। ये क्या होता है, मेजबान जीनोम में वायरल डीएनए के एकीकरण को रोकते हैं, जिससे एक अस्थायी वायरल भंडारण की स्थापना को रोका जा सकता है। इसके उदाहरण भी कुछ कुछ दिए गए हैं। उसके अलावा क्या होता है, प्रवेश अवरोधक शामिल होता है। प्रवेश अवरोधक वायरल प्रोटीन और मेजबान सेल रिसेप्टर्स के बीच अंतःक्रिया को अवरुद्ध करते हैं, जिससे वायरस जो है उस शरीर में प्रतिलिपि नहीं बना पाते हैं और उनकी संख्या नहीं बढ़ती है, उनकी संख्या रुकी रहती है। अगला क्या है, इसके लाभ क्या होते हैं। इसका लाभ यही होता है, वायरल का दमन हो सकता है, यानी कि आपके शरीर में वायरस तो है लेकिन वो कोई खास प्रभाव नहीं दिखा पाता है। अवसरवादी संक्रमण की रोकथाम हो सकती है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, संचरण का रोकथाम हो सकता है, जिससे क्या होगा, इसके फैलने की दर भी थोड़ी सी कम हो सकती है। अगला है कि जो ART है ये किस प्रकार से विकसित हुई है दुनिया भर में। तो 1980 के दशक में HIV को उभार के पश्चात इसको विकसित करने की संभावना जो है वो शुरू हो गई थी, प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और 1987 में पहली बार इसको US FDA के द्वारा अप्रूव किया गया। 1988 में इसको मंजूरी दे दी गई और 1988 में 3 और दवाओं को भी मंजूरी दी गई। और क्या है कि एंटी रेट्रोवायरल दवाओं का एक नया वर्ग प्रोटीएज अवरोधक 1995 में पेश किया गया। और उसी के पश्चात से धीरे धीरे इसमें कुछ जो शोध है वो बढ़ते गए और अलग अलग दवाओं को पेश किया गया। बस इसमें यही था। वैश्विक प्रयास क्या है, इस चुनौती को चिन्हित करते हुए 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन वैश्विक नेताओं ने एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया और HIV के प्रसार को रोकने और वित्तकर्मित करने के लिए घोषणा भी जारी की। एड्स, TB और मलेरिया हेतु वैश्विक फंड, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया का गठन किया गया 2002 में, जिससे HIV के रोकथाम, उपचार, देखभाल, सहायता सेवाओं, सार्वभौमिक पहुंच की वकालत किया जा सके। इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 2002 ईस्वी में किया गया था, UN के द्वारा किया गया था। इसके पश्चात ये बताया गया कि भारत के 2004 में बताया गया कि भारत में ये बहुत बड़े स्तर पर फैल सकता है। उसी के पश्चात 1 अप्रैल 2004 को इसको घोषित किया गया और भारत में शुरू किया गया ART थेरेपी को भी। ART के विकास से बाधाएं भी कुछ हैं, इसकी पहुंच बहुत कम लोगों तक है और कई बार ये कॉस्टली भी पड़ जाता है। सरकार अभी तक फ्री में ART उपलब्ध करवाने की घोषणा लेकर नहीं आई है, जो कि उपलब्ध करवाना चाहिए जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं। कई सारे लोग इसके कॉस्टली होने के कारण से इसका इलाज नहीं करवा पाते हैं। निःशुल्क इलाज की आवश्यकता, HIV से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के वयस्क के लिए ART को निःशुल्क बनाना एक क्रांतिकारी निर्णय था। नवंबर 2006 से बच्चों के लिए भी निःशुल्क ART उपलब्ध करा दी गई है। निःशुल्क ART पहल के 2 दशक में ART की पेशकश करने वाली सुविधाओं की संख्या 10 से बढ़कर 700 हो गया है और कई सारे जगहों पर ART सरकार के द्वारा या अलग अलग NGO के द्वारा, मुख्य रूप से इसमें NGO काफ़ी बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। और बच्चों के लिए, अगर माता पिता पीड़ित हैं तो बच्चों में ये चीज़ आ जाती है, तो बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा प्रभाव ना दिखाए, बच्चे जीवन जी सकें, इसके लिए ART का उपयोग किया जाता है। ART की प्रभावशीलता जो है ये भी एक बड़ा ही प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि कई बार ये क्या करता है कि सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाता है।
या जिसके ऊपर इसका उपयोग किया जा रहा है उसके शरीर पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है, बचा नहीं पाता है। इसका एक तय सीमा भी होता है कि अगर आपको गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है आपका शरीर, उसके पश्चात इसका उपयोग किया जाए तो ये प्रभावी नहीं हो पाता है। और ये क्योर नहीं करता है, बल्कि बस शरीर में आपके वायरस को बढ़ने से रोकता है केवल। तो ये भी इसकी एक चुनौती है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ART क्या है, किन किन दवाओं का संयोजन है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। कब लाया गया था, भारत में कब से शुरू किया गया है, कारण क्या होता है एड्स का, किस प्रकार से फैलता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस एंड टेक के दृष्टिकोण से, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला है आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। और ये जो बॉडी है इसकी शक्तियों को स्पष्ट रूप से डिफाइन किया गया है। देखिए वही वाला हाल है कि अगर बंदूक किसके हाथ में, ये मायने ज़रूर रखता है कि उसका सही सदुपयोग किया जा रहा है या दुरुपयोग किया जा रहा है। उसी प्रकार से ईडी का भी है, ईडी का सदुपयोग भी किया जा रहा है, कई बार इसके दुरुपयोग के भी आरोप सरकार पर लगे हैं। ये भी तो आप देखते हैं कि ईडी जब छापे मारती है, करोड़ों रुपए के पैसे प्राप्त होते हैं, उसके कुर्सी पर या टेबल पर रख के उससे ईडी लिखते हैं, पैसे से ईडी लिखते हैं। तो भी तो एक सच्चाई है ना कि ईडी जब छापे मार दी तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। हालांकि कई बार इसके जो कार्यप्रणाली होती है उस पर राजनीतिक भावना से प्रेरित बताया जाता है और इस कारण से इस पर आरोप भी लगाए जाते हैं। लेकिन जो कई बार इसको सफलता भी हासिल होती है। एक 2-2 हज़ार करोड़ रुपए के आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े बंडल नोटों के प्राप्त होते। कहाँ से मिलते हैं भाई, तो छापे मारते तभी तो मिलते हैं ना। प्रवर्तन निदेशालय एक बहुअनुशासनात्मक संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध धन का वैध करना, मनी लॉन्ड्रिंग का तात्पर्य होता है अवैध धन है उसको वैध बना देना, अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। और इसी के जांच के दौरान बहुत सारे मंत्री नेता परेशान हो गए हैं आजकल। हालांकि जो अभी की सरकार है, रूलिंग पार्टी, उस पर ये भी आरोप लगते हैं। मैं बार बार जो मैं शब्द यूज़ करता हूँ तो बड़ा ही संयमित यूज़ करता हूँ। आरोप लगते हैं कि कई बार नेताओं को धमकाकर अपने पार्टी में शामिल किया जाता है। उसके अलावा अभी जब चुनावी बॉन्ड सामने आया तो ये भी आरोप लगा कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर कंपनियों से चुनावी बॉन्ड खरीदवाए गए। तो ये भी कहीं न कहीं गंभीर आरोप है। सरकार को वसूली वाले काम नहीं करने चाहिए। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग, किस विभाग के तहत आता है, राजस्व विभाग का अधीन कार्य करता है। भारत सरकार के एक प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी के रूप में ईडी भारत के संविधान व कानूनों के सख्त अनुपालन में कार्य करता है। और इसी के अनुपालन में, इसी कारण से चूँकि भारत के संविधान और इसके जो रूल रेगुलेशन है इसको तय किया गया है, और जो तमिलनाडु के कुछ कलेक्टर्स थे, डीएम थे, वो उपस्थित नहीं हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको लॉ ऑफ द लैंड का पालन करना चाहिए। इस देश में कुछ कानून का राज है, तो अगर आपको ईडी समन कर रही है कुछ इन्फॉर्मेशन का आधार पर, तो आपको पेश होना ही पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने बयान में बोला है। संरचना, मुख्यालय प्रवर्तन मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसका नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक करता है। प्रवर्तन के विशेष निदेशक की अध्यक्षता में मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता व दिल्ली में 5 क्षेत्रीय कार्यालय है। दिल्ली में हेडक्वार्टर है, दिल्ली में हेडक्वार्टर हो गया। उसके अलावा दिल्ली में एक जोनल ऑफिस भी है, चंडीगढ़ में एक ऑफिस है, उसके अलावा कोलकाता में है और चेन्नई में एक ऑफिस है। इसका जरूर ध्यान रखिएगा। भर्ती प्रक्रिया, अधिकारियों की भर्ती सीधे और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों में से की जाती है, यानी कि कई बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है। और मान लीजिए कोई बहुत अच्छा ऑफिसर है जो किसी और विभाग में काम कर रहा है तो उसको भी ले आते हैं। जैसे IRS ऑफिसर, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर होते, कई बार वो ईडी में भी काम करने के लिए जाते हैं, जिसमें IRS, भारतीय राजस्व सेवा, IPS और IAS अधिकारी शामिल होते हैं। इनको डेपुटेशन पर भी अलग अलग विभागों से सीधा ईडी में लाया जाता है। इसकी सीधी भी भर्ती होती है, डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी भर्ती होती है। आयकर अधिकारी, उत्पाद शुल्क अधिकारी जो कस्टम वगैरह होते हैं, जो CGL वगैरह एग्जाम से जाते हैं, आपने देखा होगा। सीमा शुल्क अधिकारी और पुलिस जो होते हैं, इससे भी कई सारे लोग शामिल होते हैं। कार्यकाल 2 वर्ष, लेकिन 3 वर्ष का विस्तार देकर निदेशक के कार्यालय को 2 से 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट DSP एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट DSP एक्ट 1946, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC अधिनियम 2003 में संशोधन किया गया ताकि सरकार को 2 प्रमुखों को उनकी शुरुआती 2 वर्षों के शासनादेश के बाद एक अतिरिक्त वर्ष के लिए अपने पदों पर बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया जा सके। कई बार ईडी जो है उसके जो निदेशक होते हैं उनको एक्सटेंशन दिया जाता है। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने तो उनको कई बार एक्सटेंशन दे दिया जाता है। बहुत सारे नेताओं के घर पर छापे मारे तो एक्सटेंशन दे दिया, उस एक्सटेंशन के लिए कुछ संशोधन करना पड़ता है। अगला देखिए कार्य क्या है इसका, कि विदेशी मुद्रा का संरक्षण, तस्करी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत इस निदेशालय को
फेमा उल्लंघन के संबंध में निवारक निरोध के मामलों को प्रायोजित करने का अधिकार है। विदेशी मुद्रा अधिनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा यह विदेशी व्यापार एवं भुगतान की सुविधा संबंधित कानूनों को समेकित संशोधित करने के तहत तथा भारत में विदेशी मुद्रा के व्यवस्थित विकास रख रखाव को बढ़ावा देने के लागू किया गया एक नागरिक कानून है और इस कानून के उल्लंघन पर ईडी कार्रवाई कर सकती है। ईडी के विदेशी मुद्रा कानून नियमों को उल्लंघन, जांच करना, जुर्माना लगाना, इन सभी का अधिकार दिया गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए एक्ट एफएटीएफ इंडिया के सिफारिशों के बाद पीएमएलए को अधिनियमित किया गया था। एफएटीएफ के बाद पीएमएलए को भारत में लाया गया था। एफएटीएफ क्या काम करती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो आतंकवादियों को वित्त फंडिंग की जाती है उसके रोकथाम के लिए मुख्य रूप से पीएमएलए एक्ट काम करता है। तो पीएमएलए एक्ट को भारत में जब एफएटीएफ के सिफारिशों के आधार पर लाया गया और लागू किया गया। अब इस एक्ट के तहत भी शक्तियां किसको प्राप्त हैं भारत में कानूनी कार्रवाई का? तो ईडी को प्राप्त है। इसलिए ईडी की शक्तियां बहुत सारी हैं। इससे पहले की गवर्नमेंट ने ईडी का उपयोग नहीं किया। अभी की जो सरकार है वो ईडी का भर भर के उपयोग कर रही है। ईडी को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने के लिए जांच का संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करने, आप जो सुनते हैं कि संपत्ति को जब्त कर लिया ईडी ने, तो उसको अधिकार ये प्राप्त है। और विशेष अदालत द्वारा अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने, संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करने के लिए पीएमएलए के प्रावधानों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। और ईडी की अगर सबसे बड़ी सफलता अगर आप मानेंगे तो एनआईए के साथ मिलकर इसने आतंकवादी फंडिंग को जो रोका है ना कश्मीर में, वो बहुत ही शानदार काम किया है। सबसे बड़ी सफलता अगर आप देखेंगे तो वही है कि जो कश्मीर वैली है, कश्मीर घाटी है, उसमें आतंकवादी फंडिंग बड़े स्तर पर होती थी भारत के अलग अलग शहरों से, बाहर के देशों से, उसको बहुत ही सफलतापूर्वक इस एजेंसी ने रोका है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 हाल ही विदेशों में आश्रय लेने वाले आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ भारत सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लाया था। जब विजय माल्या, नीरव मोदी वगैरह सब भागने लग गए तो भारत सरकार ने 2018 में एक्ट लाया और उस एक्ट के तहत भी ईडी को ही सौंपा गया है ये काम भी। और ईडी को शक्तियाँ दी गई कि वो जो भगोड़े अपराधी होंगे उनके संपत्ति वगैरह को आप सीज कर सकते हैं। तो ये ईडी की कुछ प्रमुख शक्तियाँ हो गई, उसके कार्यप्रणाली। अब ईडी पर आरोप क्या लगते हैं? पहला आरोप, चुनौतियां अगर पूछी जाएगी तो आपसे पहला है कि राजनीतिक रूप से इस पर भेदभाव का आरोप लगता है। कई बार विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उनको परेशान करने का भी लगता है। भ्रष्टाचार के भी कई सारे मामले आए हैं और ये कुछ इस पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। इसके अलावा अगर डेटा देना हो आपको तो जितने मामलों में ईडी ने केस किया है, कन्विक्शन उतने ही कम मामलों में सेट कर पाई। यानी कि 100 केस अगर की दायर किए हैं तो मात्र 12 केस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ फैसला तक पहुंचा जा सके ईडी के मामलों में। यानी कि आपका जो परसेंटेज है, सक्सेसफुल रेट है, वो बहुत ही कम है। आपका झूठे केस आप दर्ज करते हैं, इसका प्रमाण है, ये डेटा है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। कुछ आलोचना भी मैंने बता दिया है आपको और कुछ पक्ष में भी पॉइंट बता दिया है आपको। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या। अगला जो न्यूज़ है वो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि हमारा जो 2013-14 की तुलना में देखें तो हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो लगभग 32 गुना जो है वो बढ़ गया है। तो क्यों बढ़ा है? तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा जिसके कारण से बढ़ गया है। तो ये द हिंदू में थोड़ा सा छोटा सा एक आर्टिकल आया हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें बोली गई है और कौन कौन से ऐसे प्रयास भारत सरकार ने किए हैं जिसके पश्चात जो है वो हमारा डिफेंस में एक्विजिशन प्रोसीजर, डिफेंस को लेकर जो हमारा एक्सपोर्ट है, डिफेंस को लेकर जो हमारा उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अगर उत्पादन के आंकड़ों की हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारत का जो डिफेंस का प्रोडक्शन है वो 1 लाख करोड़ रुपए 1 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। 1 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया प्रोडक्शन भारत के अंदर प्रोडक्शन, जिसमें संभावना जताई जा रही कि 2025 ईस्वी तक ये 1,75,000 करोड़ रुपए पार कर जाएगा, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। इसमें बहुत बड़े स्तर पर प्राइवेट जो कंपनियां हैं भारत में वो शामिल हैं और उसके पश्चात कई सारे ज्वाइंट एडवेंचर है। ज्वाइंट एडवेंचर का क्या तात्पर्य होता है बंधुओं? जैसे टाटा की कंपनी है और भारत सरकार, दोनों ने मिलकर क्या बोला, भारत सरकार का जो डिफेंस का प्रोडक्शन कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर बोला कि हम ज्वाइंट वेंचर में हम एक टैंक बनाते हैं,
अब ये इसको क्या कहा है, तो ज्वाइंट कहा जाता है। एक तो होगा कि टाटा खुद से ही कोई चीज़ करे, ये प्राइवेट हो गया, एक हो गया ज्वाइंट वेंचर, और एक हो गया भारत सरकार की जो अलग अलग कंपनियां हैं वो जो प्रोडक्शन करती है, जैसे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भारत सरकार की कंपनी है। तो जैसे हिंदुस्तान डायनामा ऐसे ही करके कंपनी का नाम है, भूल गया मैं, तो ये प्रोडक्शन करती है, सरकारी कंपनी हो गई। तो ये जो अलग अलग कंपनियां हैं इन सब ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया है, और भारत सरकार की जो नीति है वो इस तरफ बढ़ रही है कि अगले साल हमारा 1,75,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन होने वाला है। ये ठीक है। अब कैसे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 लाया गया, जिसके तहत ये बोला गया कि 50% के करीब में आपका इंडिजिनस प्रोडक्ट को ही हम यूज करेंगे और हम इंपोर्ट को बैन करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, लगभग 5,000 से ज़्यादा आइटम को लिस्ट किया और उनको बोला कि इसका हम बाहर से नहीं मंगाने वाले हैं, आप इंडिया में ही इसको बनाइए, या जिस कंपनी को बनाना है भारत में आके बनाए। जिससे क्या हुआ, जिससे देश में एक प्रोडक्शन का जो है दर वो बढ़ गया, देश प्रोडक्शन बढ़ गया। इससे पहले की सरकारों ने इस तरह की कोशिश नहीं किए थे। उसके अलावा एक पोर्टल की इसमें चर्चा की गई जिसका नाम है सृजन। क्या नाम है उसका, सृजन। ये पोर्टल है SRIJAN पोर्टल एक बनाया गया, इंडिजिनस पोर्टल, जिस पर 34,000 आइटम जो हैं उनका लिस्ट प्रोवाइड करवाया गया, जिसको हम अभी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके पश्चात हमने बोला कि जो जो इस पे इंपोर्ट किया जा रहा है उनका प्रोडक्शन देश में शुरू करो। इसका 1/3 जो है उसका प्रोडक्शन अब हम देश में शुरू करने जा रहे हैं, और कर भी लिया है लगभग हमने, उसको इंडिजिनस बनाना हमने शुरू कर दिया है। देखिए दरअसल में होता क्या है, अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं और आप बंदूक खरीद के किसी तीसरे पार्टी से लड़ने जा रहे हैं, मान लीजिए आप B से युद्ध लड़ने जा रहे हैं, आपका नाम है A, आपका नाम ये B से युद्ध लड़ने जा रहे हैं आपका नाम है A, ये C देश है जिससे आप बंदूक खरीद कर ला रहे हैं। कल को हो सकता है C और B जो है ये मित्र हो जाए और ये जो देश है ये आपको बंदूक देना बंद कर दे, तब आप कहाँ का आत्मनिर्भर बन पाएंगे बताइए। दूसरे से हथियार लेकर कभी युद्ध लड़ा जाता है क्या, कभी नहीं। ये तो आप निर्भर हो गया युद्ध। आप उधार का बंदूक लेकर कोई युद्ध लड़ने जाएगा तो उधार देना तो कभी भी बंद कर सकता है आपको, और ग्लोबल ऑर्डर का कोई माए बाप तो होता नहीं है। इसीलिए जो भी देश दुनिया में उन्नति कर पाए हैं, चाहे वो चीन का उदाहरण ले लीजिए, चाहे अमेरिका का, चाहे रूस का, चाहे ब्रिटेन का, चाहे फ्रांस का, किसी भी उन्नत देश का उदाहरण लीजिए, वो कभी भी हथियारों को इंपोर्ट पर ज़्यादा निर्भरता नहीं रखते हैं, अपने यहाँ प्रोडक्शन करते हैं और शांति की बात करने के नाम पर दुनिया भर में हथियार बेचते हैं। जैसे अमेरिका, इजराइल और हमास युद्ध में शांति की बात कर रहा है, लेकिन हथियार एक तरफ से बेच रहा है। अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो करोड़ों खरबों रुपए बना रही हैं हमास और इजराइल के युद्ध से। उसी प्रकार से रूस यूक्रेन में भी हथियार बेचकर शांति की बात करते हैं। आप खुद ही समझिए, जिसके हाथ में हथियार हो वो शांति की बात कैसे कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते। इसी में देखिए और अगला क्या है, इन्होंने बोला है कि हमने 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं। इस डिफेंस कॉरिडोर 2 ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ने लगभग में 7,000 करोड़ रुपए का क्या तो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है। 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है इस 2 डिफेंस कॉरिडोर में। एक तमिलनाडु में बनाया जा रहा है और एक उत्तर प्रदेश से बनाया गया है। उसके अलावा इन्होंने बोला कि कुछ दिन पहले ही जो एक नॉर्वे की कंपनी है उसने भारत में अनाउंस किया कि हम भारत में एक बहुत ही बड़ा कार्ल गुस्टेव M4 रॉकेट बनाने जा रहे हैं। स्वीडिश कंपनी है, ये स्वीडिश कंपनी है, ये दुनिया की सबसे उन्नत रॉकेट प्रणाली मानी जाती है। इसका निर्माण हम भारत में करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, क्या भारत में 100% FDI लेकर आई है ये पहली बार ये कंपनी, जिससे क्या होगा, इसका निर्माण भारत में होगा। उसके अलावा हमने बहुत सारे नेवी के शिप हैं जिसको भारत में इंडिजिनस रूप से डिजाइन किया है। INS विक्रांत जो है वो सबसे शानदार उदाहरण होगा। हमारा स्वदेशी नौप से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता दुनिया के कुछ ही देशों को हासिल है, अब वो भी हम बना रहे हैं। उसके अलावा पनडुब्बी का निर्माण कर रहे हैं। गन का फैक्ट्री लगाया गया था कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में। असॉल्ट राइफल अलग होते हैं, AK-47 असॉल्ट राइफल है। दोनाली जो होता है वो असॉल्ट राइफल नहीं होता है। असॉल्ट बस्ट फायर करती है, एक बार में बहुत सारे बुलेट जो है वो निकल सकते हैं, असॉल्ट राइफल बोलते हैं उसको। असॉल्ट राइफल का भी निर्माण अब भारत में किया जा रहा है। और ये जो अलग अलग इनिशिएटिव है इसका क्या हमें रिजल्ट दिखा कि 1 लाख करोड़ रुपए का पार कर गया, और 2022-2023 के फाइनेंशियल ईयर में 1,08,684 करोड़ रुपए का हमने क्या किया है, डिफेंस का प्रोडक्शन किया है, जिसे 75% जो है वो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं। पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकारी कंपनियां हैं। 25% इसमें प्राइवेट कंपनियों का योगदान है। 21,000 करोड़ में 21,000 करोड़ करीब में प्राइवेट कंपनियों का योगदान इसमें माना जा रहा है। और हमने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक
हमें 1,75,000 करोड़ तक का क्या करना है, तो हथियार बनाकर दुनिया भर में इंपोर्ट भी करना है, अपने देश के लिए भी यूज़ करना है। इसके अलावा जो रक्षा मंत्रालय है उसने एक और इनिशिएटिव शुरू किया जिसको कहा जाता है IDEX। अब ये क्या है भाई, तो ये है कि अगर कोई स्टार्टअप है वो कोई आइडिया देना चाहे तो उसको 10 करोड़ रुपए तक का हम फंडिंग कर सकते हैं कि उस आइडिया पर काम करें, और सेना को कुछ मदद करना चाहे, मतलब मदद टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पैसे के माध्यम से नहीं, सेना की कुछ समस्याएं होती है वो लोगों के समक्ष रखी जाती हैं कि हमें इस चीज़ के लिए कोई इक्विपमेंट बनाना है या ये चीज़ हमारे इस प्रॉब्लम आ रही है, इसका आप समाधान कीजिए। तो उसके लिए भी IDEX एक प्राइम फ्रेमवर्क अंडर द IDEX वाज लॉन्च 2022 में इसको लॉन्च किया गया। 10 करोड़ रुपए तक का मदद भी दिया जाता है, और आप क्या कर सकते हैं, DRDO के साथ मिलकर अपने प्रोजेक्ट पर काम भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो यंग इंजीनियर्स हैं अलग अलग कॉलेज के, या यंग जो पढ़ने लिखने वाले एकेडमिक क्षेत्र के छात्र छात्राएँ हैं, वो डायरेक्ट जुड़ सकते हैं किससे, डिफेंस के प्रोडक्शन से। तो मैं क्या आपको समझा रहा हूँ कि जो स्कूल कॉलेज है उसको प्रोडक्शन से डायरेक्ट जोड़ना, एकेडमिक को प्रोडक्शन से डायरेक्ट जोड़ने के लिए भी एक इनिशिएटिव भारत सरकार ने लॉन्च किया। IDEX करके उस प्लेटफॉर्म को, IDEX करके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, और इस प्रोग्राम के तहत में भी कुछ न कुछ लाभ तो हमें प्राप्त हुए ही हैं। इसको बस ध्यान में रखिएगा, ये जो सारा कुछ मैंने आपको बताया है। और पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इनिशिएटिव हमने लिया है डिफेंस में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो यही सब इनिशिएटिव हमने लिया है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि FSSAI ने बोला है, FSSAI, इसके बारे में अभी समझाऊंगा आपको, बेहद इंपॉर्टेंट बॉडी है। UPSC ने इससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में सवाल पूछा था, तो FSSAI के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। देखिए इसने क्या बोला है कि आप क्या कर सकते हैं, जो स्विगी है, जोमेटो है या जेप्टो है, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ई-कॉमर्स के साइट हैं, इनको बोला है कि भाई साहब किस सामान को कहाँ पर आप लिस्ट कर रहे हो, इसका ज़रा ध्यान रखो। इसने बोला है कि प्री मिक्स जैसे बॉर्नवीटा, कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स, इसको आप हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। इसको बोला है कि ये जो ड्रिंक होते हैं ये कोई हेल्थ को अच्छा नहीं करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक कैटेगरी के अंदर जो आप ये सारे प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, इन सब को रखते हैं कि हेल्थ का ड्रिंक है, ये एनर्जी ड्रिंक है, इस कैटेगरी में इसको रख देते हैं। इसको बोला FSSAI ने कि ये सब काम मत कीजिए, ये भ्रमित करने वाले काम हैं। कुछ दिन पहले ही एक कोर्ट में पता चला है कि बॉर्नवीटा जो उसमें शुगर ज़्यादा है, बच्चों के लिए ख़राब चीज़ है वो, और बच्चों घोल घोल के पिला रहे हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको बड़ा फ़ायदा करेगा। कोई फ़ायदा वादा नहीं करता, बकवास की चीज़ें होती हैं ये सब। चम्मच ले खा सकते हैं, खाने में बड़ा मज़ा आता है, बाकी इसमें कोई फ़ायदा की चीज़ें होती नहीं है। ओके, तो FSSAI ने बोला है कि देखिए बात ये है कि हेल्थ ड्रिंक या इस तरह का कोई कैटेगरी हमने नहीं बनाया है, कोई ऐसा हमें नहीं मिला है, तो आप इस तरह की चीज़ों को मिसलीड करने के लिए हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक के नाम पर इसको ना बेचें। ये स्पष्ट रूप से बोला है। इससे क्या होता है, मिसलीड होते हैं, ग्राहक मिसलीड होते हैं, आप मिसलीड होते हैं, मैं मिसलीड होता हूँ। तो FSSAI जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट एक बॉडी है। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, इसके संरचना को समझते हैं कि क्या इसकी संरचना है, कितने इसके सदस्य होते हैं, किस मंत्रालय के तहत में है, कैसे काम करती है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं तो बिलिंग काउंटर के पीछे देखिए, अगर उसने FSSAI का रजिस्ट्रेशन का लगा रखा है, प्रमाणीकरण लगा रखा है, FSSAI रेस्टोरेंट वगैरह को प्रमाणीकृत करती है। अगर उसको प्रमाणित किया हुआ किसी रेस्टोरेंट को, तो आप वहाँ पर आराम से खा सकते, बीमार नहीं होंगे वहाँ पर खाने के बाद, इसकी गारंटी होती है। तो FSSAI रेस्टोरेंट को भी प्रमाणित करती है, लेकिन स्ट्रीट जो वेंडर्स होते हैं उनके प्रमाणीकरण के लिए कोई विशेष योजना नहीं है FSSAI के तहत। ये एक बहुत बड़ी खामी मानी जाती है कि जिस पे सबसे ज़्यादा लोग खाते पीते हैं, जैसे स्ट्रीट पर जो आपको सड़क किनारे फूड मिलता है, उसको FSSAI प्रमाणित नहीं कर पा रही अभी भी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है FSSAI के सामने। चलिए देखते हैं इसके बारे में, समझते हैं कि कौन सी बॉडी है, किस प्रकार से काम करती है ये। देखिए इसका नाम है भारत खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके नाम है इसका। खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 FSSAI अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है। सांविधिक का मतलब संविधान में चर्चा नहीं है, एक्ट के थ्रू बनाया गया है। ओके, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका यही नाम है FSSAI। मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत में काम करता है, स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत में काम करता है। 2006 में इसको लाया गया था। बहुत सारे एक्ट अलग अलग हैं जिसके तहत इसको शक्तियाँ प्राप्त है। खाद्य अपमिश्रित निवारण अधिनियम, फल उत्पादन आदेश, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, वनस्पति तेल, खाद्य तेल पैकेजिंग, दूध और दूध उत्पाद आदेश, इन सभी के तहत में इसको मिल रहा है। जो प्रोडक्ट आप कोई भी यूज करते हैं उस पर FSSAI का एक प्रमाण पत्र आपको दिखेगा, FSSAI प्रमाणित आपको दिखेगा पैकेट पर लिखा हुआ।
FSSAI अधिनियम 2006 लागू होने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया था। परिणामस्वरूप 2008 में FSSAI का स्थापना हुई, लेकिन इसके नियमों और प्रमुख विनियमों को अधिसूचित किए जाने के उपरांत 2011 में खाद्य प्राधिकरण का कार्य प्रभावी ढंग से शुरू हुआ। यह विशुद्ध नियामक शासन के बजाय स्व अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बहुस्तरीय से एकल नियंत्रण की ओर परिवर्तन को चिन्हित करता है। FSSAI द्वारा अनुपालन की जाने 7 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। खाद्य उत्पादकों के मानक का निर्धारण करना, भाई खाद्य उत्पादन का मानक क्या होना चाहिए, सुरक्षित खाद्य पद्धतियों को विकसित करना, खाद्य व्यवसाय हेतु लाइसेंस प्रदान करना, वही जो मैंने आपको बताया कि रेस्टोरेंट के पीछे प्रमाणीकरण का पत्र लगा होता है, बिलिंग काउंटर के पीछे सामान्य तौर पर लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो FSSAI से अगर उन्होंने प्राप्त किया है तो उनका एक स्टैंडर्ड होगा बनाने का, और यूज नहीं कर सकते हैं बार बार किसी तेल को, इसलिए वो सुरक्षित माना जाता है। आम तौर पर मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब भी कहीं पर इस तरह की चीज़ हो जाते हैं तो देख सकते हैं एक बार को कि वो जगह प्रमाणित है या नहीं। ओके। निरीक्षण के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करना, निरीक्षण भी कर सकती है। मान लीजिए कोई फूड जॉइंट है बहुत बड़ा सा फूड का, तो वहाँ पर ये क्या कर सकती है, निरीक्षण भी कर सकती है, जांच पड़ताल कर सकती है, उनके किचन को देख सकती है कि साफ और सुरक्षित हाइजीन को मेंटेन किया हुआ है कि नहीं इन्होंने, तो ये चीज़ें देख सकती है। मानकों के अनुपालन हेतु खाद्य परीक्षण करना, क्षमता निर्माण करके अनुपालन में सुधार करना, नागरिक तक पहुँच सुनिश्चित करना, ये सब इसके काम सौंपे गए हैं। कार्य क्या है इसका? नियम का निर्धारण भोजन के लिए, खाद्य व्यवसाय के लिए लाइसेंस देना, प्रयोगशाला में हेतु प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश निर्धारित करना भी इसका काम है। नीति निर्माण में सरकार को सलाह देना, खाद्य उत्पादों में संदूषकों के बारे में डेटा एकत्रित करना कि भाई खाद्य जो उत्पादक हैं अगर वो किसी प्रकार का मिक्स कर रहे हैं या ख़राब है तो उसके बारे में डेटा इकट्ठा करना, ये भी इसी का काम है। खाद्य सुरक्षा के संबंध देश भर में एक सूचना नेटवर्क तैयार करना, लोगों को जागरूक करना। विधायी ढांचा क्या है? 2006 की मुख्य विशेषताएं भी हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य बहुस्तरीय बहुविभागीय नियंत्रण से एकल नियंत्रण की ओर बढ़ते हुए खाद्य सुरक्षा और मानकों संबंधित सभी मामलों हेतु एकल संदर्भ बिंदु स्थापित करना। अब एकल ही संदर्भ बिंदु है, सिंगल विंडो सिस्टम के तहत ही FSSAI काम करती है। खाने पीने की चीज़ों से संबंधित कोई भी शिकायत है किसी भी प्रोडक्ट से, चाहे वो रेडी टू ईट फूड हो या कहीं पर खाने गए हैं उसका फूड हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं। अधिनियम के अंतर्गत FSSAI तथा प्रत्येक राज्य के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों की स्थापना हुई है। स्टेट में भी अथॉरिटी काम करती है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2011 के मुख्य प्रावधान और विशेषताएं, पहला है इसमें क्या कि नियमों में खाद्य सुरक्षा मामलों के अधिक निर्धारण हेतु खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण व पंजीकरण का प्रावधान भी किया गया है। अपीलीय अधिकरण के पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। इसमें लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण, खाद्य व्यवसायों की लेबलिंग, उत्पादों की पैकेजिंग, खाद्य उत्पाद मानक व खाद्य योजक विनिमय शामिल है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने खरीदा है तो उस पर आपको जो दिखता है ना प्रमाणित किया हुआ, वो सभी शक्तियाँ भी इसको एक्ट के द्वारा ही प्राप्त हुई हैं। यह गैर निर्दिष्ट खाद्य या खाद्य सामग्री के विक्रय या अनुमोदन पर रोक लगाता है, प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। ऐसे तत्व मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं, उन पर ये रोक वगैरह भी लगा सकता है। यह जैविक खाद्य पर खाद्य सुरक्षा और मानकों का प्रावधान करता है तथा खाद्य विज्ञापन को भी नियंत्रित करता है कि आप किस चीज़ को खाद्य विज्ञापन में दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, उसको भी कहीं न कहीं ये नियंत्रित करता है। अब इसकी संरचना क्या है? एक अध्यक्ष और 22 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें 1/3 महिलाएं होती हैं। यही आपसे स्टेटमेंट बनाकर पूछ लिया जाएगा तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि 1/3 क्यों महिलाएं होंगी। इसमें महिलाएं 1/3 शामिल होती हैं FSSAI के बॉडी में। कि अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति खाद्य प्राधिकरण को मानक स्थापित करने में वैज्ञानिक समितियों, पैनलों, प्रवर्तन एजेंसी, समन्वय में केंद्रीय सलाहकार समिति के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। प्रवर्तन की प्राथमिक जिम्मेदारी काफ़ी हद तक राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों की है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक केंद्र में है, जो केंद्र सरकार के तहत नहीं है, मतलब कि सेंट्रल है, उसी प्रकार से राज्य का भी इलेक्शन बॉडी होता है। उसी प्रकार से FSSAI का क्या है, एक राज्य का भी बॉडी होता है और स्टेट का भी, मतलब केंद्र का भी एक FSSAI है जो दिल्ली में जिसका है मुख्यालय, और एक राज्य के स्तर पर भी FSSAI काम करती हैं जो सलाह देती हैं इसको समय समय पर। अब इसकी कुछ चुनौतियाँ, चुनौती वही जो मैंने आपको बताया पहले कि स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनको नियंत्रित नहीं कर पाए हैं, और अभी भी इसके प्रयोगशाला बहुत ही कम है। और प्रयोगशाला कम होने से क्या होता है, प्रमाणीकरण कम हो पाया है। जो बड़े बड़े फूड जाइंट हैं अभी तक उनको प्रमाणीकरण नहीं कर पाए, या कई बार कार्रवाई भी नहीं कर पाती है। कई बार धड़ल्ले रूप से रीयूज किया जाता है ऑयलों को और नुकसान पहुंचता है लोगों को। ठीक है, इसकी कुछ कमियां हैं। उसके पश्चात चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो न्यूज़ है उसे वर्ल्ड बैंक का एक एस्टिमेट है इंडियन इकोनॉमी को लेकर। वर्ल्ड बैंक का कोई एस्टिमेट आता है या IMF का है या फिर RBI का है या भारत सरकार का जो भी बजट आएगा नई सरकार गठन के बाद, उसमें जो एस्टिमेट रखा जाएगा वो, ये सारे जो एस्टिमेट होते हैं ना, ये आपके क्या हैं, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए बस आपको। बाकी दुनिया भर के अलग अलग एजेंसियां जारी करती रहती है एस्टिमेट, उसको ध्यान में नहीं रखना है। कई बार वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लेता है।
तो इसने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च 2025 को एंड होगा, उसके दौरान भारत की इकॉनमी जो है वो लगभग में 6.6% के दर से बढ़ेगी, जो कि बेहद अच्छा है। और एशिया में जो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है और दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है भारत, और भारत की इकॉनमी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक का एक और डेटा है जिसके तहत ये बोला गया है कि भारत की जो इकॉनमी है, ILO का डेटा ये जॉबलेस इकॉनमी है, जिसमें भारत जो है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, भारत की जो युवा आबादी है उसको रोज़गार प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। ये एक सबसे बड़ी खामी मानी जा रही है इंडियन इकोनॉमी की। निस्संदेह भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत में अभी भी युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। जो ILO का रिपोर्ट था उसने कहा कि भारत में अगर आप पढ़े लिखे हैं, इसकी बहुत संभावना है कि आप बेरोज़गार ही होंगे। ये ILO का रिपोर्ट है जिसमें बोला गया कि भारत में अगर आप पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, तो ये बताया गया उसमें कि इसमें अधिक संभावना है कि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद आप बेरोज़गार रहेंगे। तो इकॉनमी हमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है? ग्रोथ बोला जाता है। देखिए यहाँ पर ग्रोथ लिखा है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग हैं। विकास में अगर इकॉनमी के ग्रोथ के साथ साथ जॉब भी उतने ही मात्रा में लोगों को मिलते जाते, तो हम क्या बोलते कि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। भारत की इकॉनमी बहुत तेज़ी गति से बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है इकॉनमी में, लेकिन विकास के जो अलग अलग पैरामीटर हैं, जैसे लैंगिक समानता, गरीबी को कम करना, भूखमरी को कम करना, जॉब को क्रिएशन को बढ़ाना, लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करना, जीवन प्रत्याशा में सुधार करना, ये सब क्या हैं? ये सब विकास के पैरामीटर हैं। विकास के पैरामीटर में हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, ये भी आपको मानना पड़ेगा। ये भी हमारी ही इकॉनमी की दूसरा पहलू भी है, जिसको यही सब एजेंसियां दिखाती हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि ये तो बाहर की एजेंसियां हैं जो हमें ये सब चीज़ें बता रही है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। वर्ल्ड बैंक ने कितना बोला है? 6.6% की दर से फाइनेंशियल ईयर 2025 में अपनी इकॉनमी बढ़ने जा रही है। सारा कुछ समझा दिया। अब मिलेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप सभी का पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करके पढ़िए। बोरिंग लाइफ वाला पढ़ाई मत कीजिए, छोड़ दीजिए। अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो किसी के ऊपर बोझ मत बनिए, अपने ऊपर बोझ मत बनाइए। कई सारे लोग बोलते हैं पढ़ रहे हैं, बहुत संघर्ष कर, छोड़ दो, संघर्ष मत करो। कौन बोल रहा है पढ़ने को? मत पढ़ो, कुछ और जीवन में कर लो, है ना। लेकिन अगर इसमें पढ़ना है, सिविल सर्विस की तैयारी करना है, तो एंजॉय करके करना है, नहीं तो ये नहीं होगा। सीधी सी बात है, एक लाइन में नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि सिलेबस है इतना बड़ा, और आप हर दूसरे दिन डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं कि हो ही नहीं रहा है, हम तो फेल हो गए, ये हो गया, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, तो फिर तो आपके लिए ये चीज़ है ही नहीं। ये उनके लिए है जो लड़ना जानते हैं। मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, वो वास्तविकता बता रहा हूँ जो आपको जानना चाहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।